So when we are talking about plant breeding, तो थोड़ा सा मेथड जो है, सो चीजें सेम करनी है हम लोगों को, manually या with artificial experiments. We have to create new plants, new crops, which will help in enhancement of some quality, quantity, and betterment of farming. This will be done. Okay, so for that artificially hybrid करना पड़ता है, लेकिन plant breeding as compared to animal breeding is simpler because plants में the systems are not as complex as animal systems. Okay, and that's why plant breeding as compared to animal breeding is simple. ठीक है, अब हमें पता है कि इंडिया इज द एग्रीकल्चरल कंट्री, सो हमारा जो जीडीपी है उसमें से 33% जीडीपी जाता है, इट इज जनरेटेड बाय फार्मिंग. ठीक है, सो ये हमने माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में भी देखा था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट वाज प्रॉब्लम कि इनफ फूड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं थी जितना पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में. एंड टू ओवरकम दिस थिंग, सो बिकॉज लिमिटेड लैंड थी विच वाज फिट फॉर कल्टिवेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, एंड हमारे पास जो सारे क्रॉप्स थे, वैरायटीज थे, उनको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लग रहा था. सो दैट्स व्हाई दिस वाज नॉट इनफ फॉर whatever the population we had. Okay, so traditional farming में लिमिटेड बायोमास यील्ड होता है एंड वो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए इनफ नहीं है. ठीक है, सो ये इंक्रीज करने के लिए, द यील्ड इंक्रीज करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट किए गए. ठीक है, सो बहुत सारे हाई यील्डिंग वैरायटीज व्हीट और राइस के 1960 तक डेवलप किए थे एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी प्लांट ब्रीडिंग एक्सरसाइजेस. ठीक है, सो जिसको जनरली कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. So this was done by 1960. ठीक है, सो इसमें मेनली व्हीट, राइस और मेज के वैरायटीज डेवलप किए. ये कैसे थे? These were high yielding and disease resistant. ठीक है, and they are better suitable for cultivation. These were the characteristic properties of these newly developed varieties using plant breeding exercises. ठीक है, so plant breeding मतलब exactly क्या है? When we are talking about this plant breeding, what exactly does it mean? Is इसमें we manipulate normal growth of या normal life cycle of any plant species, and then we create the desired type of plant which is better suited for इन तीन चीजों के लिए, cultivation, disease resistance and yield. ठीक है, so it is developing better varieties of plants किस चीज के लिए? इन दोनों चीजों के लिए. To increase the yield, to increase the disease resistance, and which will be better suited for cultivation. ठीक है, so initially plant breeding कैसे किया जाता था? For thousands of years ये practices चल रहे हैं. ठीक है, so इसका evidence
9,000 to 11,000 ईयर्स तक पीछे है। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। दैट वाज द कन्वेंशनल मेथड। सो उसमें क्या क्या करते थे, प्योर लाइंस लेते थे जिनको आर्टिफिशियली क्रॉस करते थे, ठीक है। एंड देन जो डिजायरेबल ट्रेड वाला प्लांट है उसको सिलेक्ट करते थे। दिस वॉज डन ट्रेडिशनली, दिस इज द कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड, ठीक है। अब ये ब्रीडर्स क्या करते थे, जो भी डिजायर्ड क्वालिटीज वाला प्लांट है वो प्लांट उसके सीड्स लेके और ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करो एंड तब तक ग्रो करते रहो जब तक सारे प्लांट्स डिजायर्ड क्वालिटीज के नहीं हो जाते तब, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या था, सो जो प्लांट्स ऐसे इस तरह से ब्रीडिंग करके बनते थे, दीज हैड बेटर यील्ड, क्रॉप यील्ड मतलब जब हम खेत में लगाते हैं तो पूरा का पूरा एज अ क्रॉप, नॉट एज अ सिंगल प्लांट। सो इट यूज्ड टू गिव बेटर क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी। और क्या मिलता था इससे, टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। सो एनवायरमेंटल स्ट्रेस में क्या क्या आएगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर आएगा, ड्रॉट आएगा, फ्लड आएगा, सॉइल की सलाइनिटी आएगी, सब कुछ आएगा। So this is tolerance to environmental stress. Then इससे क्या होता था, रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, और क्या होता था, टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स। ये सारी चीजें इस कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड से मिल जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कन्वेंशनली किया था और ये सब सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, and that's why modern techniques and modern technologies are used for the plant breeding, okay, and overall development of new breeds of plants, ठीक है। Now let's talk about the current techniques which are used in developing the new breeds of plants. Okay. So let's talk about the methods used in plant improvement. ओके, इसमें 4 मेथड्स आते हैं। एक है सिलेक्शन, सेकंड इज हाइब्रिडाइजेशन, देन इज म्यूटेशन ब्रीडिंग, और चौथा है टिश्यू कल्चर। These 4 techniques or these 4 methods are used for crop improvement. तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन की।
ठीक है। सो सिलेक्शन सबसे सिंपल मेथड है और सबसे प्रिमिटिव वाला है, ठीक है। इनमें हमें सिर्फ अच्छे वाले डिजायर्ड क्वालिटी वाले प्लांट्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है। अब इसमें फिनोटिपिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देख के सुपीरियर प्लांट्स सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, एंड देन जो सिलेक्टेड प्लांट्स है दोज विल बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स, ठीक है। सो यहाँ पे जेनेटिकल कुछ भी नहीं है, दिस इज अ फिनोटिपिक सिलेक्शन, ठीक है। सो phenotypically superior plants are selected here, ठीक है। अब ये सिलेक्शन जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, दूसरा है मास सिलेक्शन, और तीसरा है क्लोनल सिलेक्शन। ऐसे 3 टाइप का सिलेक्शन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज 3 टाइप्स इन डिटेल। ये लिख लो, let me know once you are done writing this, then we'll talk about all these 3 types in detail. हो गया? Yes, ma'am. Now let's talk about the 3 types of selections then. तो सबसे पहला है प्योर लाइन सिलेक्शन। सो प्योर लाइन सिलेक्शन में इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड जो प्लांट्स है उनको जनरली कहते हैं प्योर लाइन्स, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड, of course if these are self pollinated then these are going to be homozygous, but let's mention it here. ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे प्योर लाइन्स, ठीक है। दिस प्योर लाइन टर्म वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम जोहानसन। जोहानसन ने ये टर्म कॉइन किया प्योर लाइन, ठीक है। सो जब ये प्योर लाइन यूज करते हैं फॉर सिलेक्शन मेथड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट तब हम उसको कहेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स को इंप्रूव करना है। ठीक है। सो जितने भी फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स हैं उनको पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको सेपरेटली हार्वेस्ट करते हैं, बाकी मिक्स्ड पॉपुलेशन के साथ उनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे।
अगर उनको मिक्स पॉपुलेशन के साथ हार्वेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जो बाकी के प्लांट्स हैं उनके भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इनमें आ जाएंगे. सो दैट वी डोंट वांट, एंड दैट्स व्हाई these phenotypically selected plants, these will be separately cultivated. Okay, so इनको सिलेक्ट किया, ठीक है. Then these are harvested separately. एंड देन उनका जो प्रोड्यूस है, मतलब उनसे जो सीड्स मिले हैं उनको भी सेपरेटली मेंटेन करेंगे. ठीक है. अब इनसे जो जो सीड्स मिले हैं उनको सेपरेटली सॉ करते हैं, एंड देन 4-5 जनरेशंस के बाद जो भी डिजायर्ड इंप्रूवमेंट अचीव हुआ है ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं. सो ये इस मेथड से नया वैरायटी डेवलप होने में अप्रोक्सीमेटली 10 साल लगते हैं. ठीक है. So this is called as a pure line selection. Second is mass selection. So mass selection में सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों क्रॉप्स यूज करेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा यूजफुल क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं. मेनली क्रॉस पॉलिनेटेड पे ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है. सो इनमें पहले क्या करते हैं, जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर है वो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट्स पहले सिलेक्ट करेंगे, अगेन बेस्ड ऑन फिनोटिपिक सिलेक्शन. ठीक है. अब इसमें सिलेक्टेड प्लांट्स जो है वो बाकी प्लांट्स के साथ ही सेम फील्ड में उसका ये करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे. तो इसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग. इसको हम कहेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग, सॉरी नॉट क्रॉस. ठीक है ना. यहाँ पे नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करते हैं. ठीक है. इसमें जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले प्लांट है उनको एलिमिनेट कर देंगे, एंड देन बाकी के इनको वैसे ही रख देंगे.
ठीक है, तो ये सारा, so this continues for 5 to 6 generations, और ये सब करने के लिए लगते हैं 8 साल टू डेवलप अ न्यू स्पीशी फ्रॉम दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मास सिलेक्शन। एंड थर्ड टाइप इज क्लोनल सिलेक्शन। सो क्लोनल सिलेक्शन मतलब क्या है, इसको सोमैटिक म्यूटेशन जो इसका बेसलाइन है, इसमें जनरली वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स जो है उनके लिए क्लोनल सिलेक्शन करते हैं। क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स, राइट? तो यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज बनने वाले हैं, ऑलराइट? तो जो डिजायरेबल प्लांट्स है, डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स है, उनके क्लोन्स तैयार करो, और जो सक्सेसफुल क्लोन्स तैयार हुए हैं उनको सिलेक्ट करो, दैट इज क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, सो दिस विल बी, क्लोन्स तभी तैयार होंगे अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, या वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स जो है, तो इनमें कौन कौन आएगा? शुगर केन, बनाना, पोटैटो। ठीक है, सो इनको क्या करेंगे? क्लोन बनाएंगे पहले। क्लोन मतलब क्या है? विच इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट, उसको कहेंगे क्लोन। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एंड इसमें क्या करेंगे? अलग अलग क्लोन्स का कंपैरिजन करके अलग अलग क्लोन्स से इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो एक ही प्लांट के अलग अलग क्लोन्स में सिलेक्शन नहीं करते, अलग अलग प्लांट्स के क्लोन्स का सिलेक्शन करते हैं। सो क्लोनल सिलेक्शन इज नॉट विद इन द क्लोन्स, इट्स बिटवीन द क्लोन्स। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 प्लांट्स लिए, 4 ये गन्ने लिए, और इन चारों गन्नों के क्लोन्स तैयार किए। अब इन 4 टाइप के गन्नों के क्लोन्स में से कौन अच्छा है वो सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन बिटवीन द क्लोन्स। ठीक है, विद इन द क्लोन्स मतलब इस एक ही प्लांट के जितने भी क्लोन्स होंगे उनके बीच में सिलेक्शन इज सिलेक्शन विद इन द क्लोन्स। एंड सिलेक्शन बिटवीन द क्लोन्स मतलब अलग अलग प्लांट्स के क्लोन्स के बीच में सिलेक्ट करना। समझ में आया है डिफरेंस? So there is a selection between the clones. Okay, अब क्लोनल सिलेक्शन का लिमिटेशन क्या है? The limitation of clonal selection is this is applicable only for vegetatively propagated plants. And not for all of them. और दूसरा क्या है? सेकंड लिमिटेशन क्या है इसका? इसमें कोई वेरिएशन नहीं मिलता है। अगर सोमैटिक म्यूटेशन होता है तो ही वेरिएशन दिखेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो वेरिएशन। सी, समझ में आया है सिलेक्शन सबको? द सिलेक्शन मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीड्स, ये लिख लो। Then we'll talk about the next method, and that is hybridization.
हो गया? Yes, ma'am. Now let's talk about the hybridization. That's the next method of plant breeding. So hybridization मतलब क्या है? It's a mating between two or more individuals or lines. What is a line? Line is a group of individuals related by descent. मतलब उनका ancestry common है, जीनोटाइप सेम है. Okay? So these are going to be similar in जीनोटाइप. इनका जीनोटाइप सिमिलर होता है. ठीक है? अब जब जेनेटिक वेरिएशन करना है या जेनेटिकली नया ब्रीड तैयार करना है तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन जनरली यूज होते हैं. ठीक है? So this is the most common method for genetic creation. Sorry, genetic variation. ठीक है? लाइन मतलब क्या समझ में आया क्या सबको? जिनकी एंसेस्ट्री कॉमन है और जिनका जीनोटाइप सिमिलर है, कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए, ऐसे जो सब है उनको कहेंगे ग्रुप ऑफ सच इंडिविजुअल्स विल बी कॉल्ड एज द लाइन. राइट? ओके. Now let's talk about how this hybridization is done. अब ये hybridization जो होता है ये दो अलग अलग लाइंस के बीच में होता है. ठीक है? सो इसमें जो प्लांट्स का मेटिंग करते हैं, these plants can be of same species but different lines or of different species or entirely different genera. Okay? ठीक है? इनका जो क्रॉस है that is called as hybridization. So depending on किसके साथ वो क्रॉस किया है, कौन से दो चीजों का क्रॉस किया है, this hybridization is of different types. ठीक है? So it is intraspecific, interspecific, intergeneric. Okay? और अगर वैरायटीज अलग अलग है तो इंट्रा वैराइटल. सो सेम वैरायटी में है इंट्रा वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन. मतलब क्या है? क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ सेम वैरायटी.
Then is intervarietal hybridization. Means what? Between the plants of different varieties. Then is interspecific. ये जो इंटरवराइटल है ना, इसी को इंट्रास्पेसिफिक भी कहते हैं. सेम स्पीशी बट डिफरेंट वैरायटीज, सो इसको इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं. ठीक है. देन इज interspecific hybridization. So it's between the plants of different species belonging to same genus. तो इसी को क्या कहेंगे? इंट्राजेनेरिक. Okay. And then there are intergeneric hybridization. So इसमें क्या करते हैं? It's a cross between plants of different genera. ठीक है. So इंटरस्पेसिफिक का एग्जाम्पल अगर चाहिए तो ऑल द शुगर केन वैरायटीज अभी जो प्रेजेंट है वो सारे इस इंट्राजेनेरिक मेथड से डेवलप किए हुए हैं. ठीक है. और इंटरजेनेरिक के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं अगर चाहिए तो? रैबिज, ट्राइटिकल. सो रैबिज इज cross between, or it was made by cross of cabbage and radish, तो उसको नाम दिया था रैबिज. ओके. देन रैफेनोब्रासिका. ट्राइटिकल. These are the examples of intergeneric. Okay. Another उन्होंने तैयार किया था called as पोमैटो. पोटैटो और टोमेटो एक साथ क्रॉस करके करने की कोशिश की थी बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. ओके. नाउ ये सब हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो प्लांट तैयार होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइब्रिड विगर. इसको कहते हैं हाइब्रिड विगर, या उसी का दूसरा नाम है हेटेरोसिस. ठीक है. इससे इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है दोज आर बेटर देन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स. ऑफ कोर्स दे हैव टू बी. ठीक है. सो हाइब्रिडाइजेशन करते क्यों है? देयर आर टू रीजंस व्हाई हाइब्रिडाइजेशन इज डन. पहला रीजन है टू कंबाइन द कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स. और दूसरा होता है टू यूटिलाइज दिस हाइब्रिड विगर. These are the two main reasons
for which this hybridization method or procedure is done. अब जैसे हमने इसमें देखा था, एनिमल ब्रीडिंग में देखा था, देयर वाज इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग. अब यहाँ पे आउट ब्रीडिंग ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में भी इन ब्रीडिंग होता है. सो इसमें इन ब्रीडिंग मतलब क्या है? सेम डेफिनेशन होगा, two individuals of a same species which have common ancestry. इसको कहते हैं इनब्रीडिंग. ठीक है, जनरली ये करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन यूज करते हैं. इट्स द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, एंड जैसे एनिमल्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, वैसे ही इनमें भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. ठीक है, सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक एनिमल्स. समझ में आया है? अब ये बहुत अनकॉमन है. ऐसा क्यों है? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, एंड सेल्फ पॉलिनेशन से जनरली उनको इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता. लेकिन कभी कभी ये हो सकता है, अगर दो अलग अलग स्पीशीज हम दो अलग अलग वैरायटी क्या प्लांट्स हम यूज कर रहे हैं विद अनकॉमन एंसेस्ट्री, तो ऐसा हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई टू ओवरकम दिस क्रॉस पॉलिनेशन विल बी डन. ठीक है, समझ में आया है? Yes, ma'am. Okay, write this down. Then we'll talk about the steps involved in this hybridization. हो गया? Yes, ma'am. Okay. So let's talk about the steps involved in hybridization. ठीक है, सो सबसे पहला क्या स्टेप होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द वैरायटीज जितने भी प्रेजेंट है अभी तक. अगर अभी तक जितने हैं वो पता नहीं है, तो नया वैरायटी तैयार कैसे करोगे? तो अगर नया वैरायटी तैयार करना है, तो ऑफ कोर्स ये है कि नई वैरायटी तैयार करने के लिए पुराने सारे वैरायटीज की जानकारी होना जरूरी है. सो जितने भी वैरायटीज है उनकी पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. सो दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी.
ओके, दिस इज द बेसिक थिंग या बेसलाइन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. ठीक है, सो इसलिए इसमें क्या करते हैं, सारे प्लांट वैरायटीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो इसमें क्या क्या, कौन कौन से प्लांट्स इसमें कंसिडर करेंगे अब तक जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज कल्टीवेट किए हैं वो. Then improved varieties which are not cultivated. Then old local varieties. ठीक है, देन जो प्लांट ब्रीडर्स ने तैयार किए हैं और जो सब जगह पे यूज नहीं होते, ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड वैरायटीज. सो ये वैरायटीज अलग अलग प्लांट ब्रीडर्स ने तैयार किए हैं लेकिन वो सबके साथ शेयर नहीं किए हैं, ऐसे वैरायटीज. एंड वाइल्ड स्पीशीज मतलब जो कल्टीवेट नहीं होते लेकिन वो नेचर में प्रेजेंट है. These are called as wild species. So जब इन सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है कि अभी कौन कौन से वैरायटीज अवेलेबल है उसकी. सो कलेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, और इसकी पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सो अलग अलग अलील्स है इसमें. सो when we collect, so this collection of all the alleles of all the genes, so अगर हमने ये सब कलेक्ट कर लिया तो ऑफ कोर्स जितने भी वेरिएंट्स है, जितने भी alleles है, उन सब की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई. So that's why we are saying collection of all the alleles of all the genes. Of a given crop. इसको क्या कहते हैं? Germ plasm collection. So ये पूरा का पूरा genome of all these plants is germ plasm. So इस germ plasm का collection is the most important concept. इस germ plasm पे बहुत बार question आते हैं. So germ plasm मतलब क्या, सबको समझ में आया है क्या? Yes, ma'am. So this is the germ plasm collection. अब germ plasm wild species क्यों इसमें include करने हैं? Why these wild species are important in this? So wild species जो नेचर में प्रेजेंट है, ये कैसे है? These are resistant. वो नेचुरली ही बढ़ रहे हैं नेचर में, उनको अलग से कल्टीवेट नहीं कर रहे. तो ये स्पीशीज ऑलरेडी इंसेक्ट से, पेस्ट से, डिजीजेस से, अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन, सबके साथ ये सारे के सारे स्पीशीज, वाइल्ड स्पीशीज ऑलरेडी रेजिस्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुली ग्रोइंग इन नेचर. सो ये क्या क्या मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, और अगर ये वाइल्ड प्लांट्स हमारे पूरे के पूरे नेचर से एलिमिनेट हो गए तो पूरा का पूरा जेनेटिक, इसका जो जर्म प्लाज्म है, जिसको जीन पूल भी कहते हैं, entire collection of all these genes, that will also be hampered. And that's why wide varieties यहाँ पे consider करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Second step is evaluation and selection of parents.
ठीक है। सो पूरा का पूरा जर्म प्लाज्म जब इवेल्युएट कर देंगे तो ऑफ कोर्स इसमें से अच्छे वैरायटीज कौन से हैं और हमें कौन से डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए प्लांट्स में, ये हमें पता चल जाएगा। डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सो एंटायर जर्म प्लाज्म इज इवेल्युएटेड एंड नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, select the plants of desirable characters. ठीक है। एंड देन इनका प्योर लाइन डेवलपमेंट। इन सबके प्योर लाइंस डेवलप करना। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हमारे पास सुपीरियर पेरेंट्स हैं। अब इस सुपीरियर पेरेंट्स का दो अलग अलग स्पीशीज के होंगे, वैरायटीज के होंगे, जेनेरा के होंगे, जो भी है, पर हमारे पास अभी सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक वाले पेरेंट्स हैं। अब इनका करना है क्रॉस। ठीक है। सो दैट स्टेप इज कॉल्ड एज cross hybridization among the selected parents. ठीक है। That's the next step. So जो भी desired characters है वो combine हो जाते हैं generally from two different parents. ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट में है हाई प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, और दूसरे पेरेंट में है क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंस। ओके, लेट्स से आई हैव टू पेरेंट्स, एक में है हाई प्रोटीन कंटेंट और दूसरे में है डिजीज रेजिस्टेंस। ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब इनको हमें क्रॉस करना है टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड विच हैव बोथ दीज कैरेक्टर्स। ठीक है। तो ये क्रॉस करना बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसेस होता है। अब मुझे जो इनसे नया बनेगा इसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होने वाले, प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल डेवलप करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस होता है। ठीक है। क्या करते हैं इसमें, लेट्स से दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल। सो मेल के पोलन ग्रेन्स लो और फिर इनको डाल दो इनके स्टिग्मा पे। ठीक है। सिलेक्टेड फीमेल जो है उसके फ्लावर्स के स्टिग्मा पे उसको रख देते हैं ना। ऐसा नहीं है हर टाइम कि जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हमें जो चाहिए वही डिजायर्ड कैरेक्टर्स कंबाइन हो जाएंगे। ओके, सो बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रॉसेस करने के बाद हमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशन मिलता है। ओके, सो टू ऑब्टेन अ डिजायरेबल कॉम्बिनेशन इज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट इवेंट। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग इवेंट, होता है इवेंचुअली बट इट टेक्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, फाइन। अब ये सब करके एक, सो ये जो बना है नया इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक से, सो इसको हम कहेंगे हाइब्रिड विगर या द रिकॉम्बिनेंट। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट है उसका भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। और सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है।
सो इस स्टेप में क्या करते हैं, इट कंसिस्ट सिलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड, जो भी हाइब्रिड तैयार हुए हैं उनका डिजायर्ड कैरेक्टर्स के लिए उनसे सिलेक्ट करना. ओके, सो सिलेक्शन फॉर डिजायर्ड कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये ठीक से सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो वेस्ट जाएगा, क्योंकि अच्छे से साइंटिफिकली इवेल्युएट करके ये स्पीशी तैयार करनी पड़ती है, या ब्रीड नया जो वैरायटी है वो तैयार करनी पड़ती है. सो इसका इवेल्युएशन, साइंटिफिक इवेल्युएशन इज वेरी 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 मच नेसेसरी. ठीक है. अब इससे हमें जो प्लांट्स मिलेंगे उसमें क्या होगा, दे विल कंटेन द सुपीरियर क्वालिटीज ऑफ बोथ द पेरेंट्स. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, डिजायर्ड ऑफ बोथ द पेरेंट्स. ठीक है. सो जब ये सब कुछ ठीक से हो जाता है, इस सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं फॉर जनरेशंस. तो इससे क्या होगा, जो भी अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली वी विल हैव द होमोजाइगोसिटी इन द जीन्स. ठीक है. सो दिस इज डन टू अचीव होमोजाइगोसिटी. समझ में आया है यहां तक? ये लिख लो. देन लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल स्टेप. The final step is testing, release, and commercialization. Of new cultivars. Cultivars मतलब अब जो नए क्रॉप्स तैयार हुए हैं उनको हम कहेंगे न्यू कल्टिवार्स. ठीक है. सो दीज विल बी द न्यूली सिलेक्टेड लाइंस विच विल बी इवैल्यूएटेड. उसका यील्ड कितना है, उसकी क्वालिटी कितनी है, कैसी है, देन डिजीज रेजिस्टेंस है या नहीं. सो इसका पूरा इवैल्यूएशन करेंगे. ठीक है. इवैल्यूएशन होने के बाद उसको पहले रिसर्च फील्ड में ग्रो करके देखेंगे टू अंडरस्टैंड देयर परफॉर्मेंस. ठीक है. डायरेक्टली फार्मर्स को नहीं देंगे. ठीक है. टू ग्रो देम इन द रिसर्च फील्ड्स. ऑलराइट. सो रिसर्च फील्ड में इनको ग्रो करने के बाद इनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे. ओके. एंड सो सब कुछ आइडियल फर्टिलाइजर अप्लाई करके, इरिगेशन अप्लाई करके, क्रॉप मैनेजमेंट करके, सब कुछ करके उसको अच्छी तरह से उसका परफॉर्मेंस देखेंगे. एंड देन फिर उसको टेस्टिंग करेंगे फार्मर्स के फील्ड में फॉर 3 ग्रोइंग सीजन्स. ठीक है. और 3 इन ऑल द जोन्स. सो दैट हमें पता चलेगा कि कौन से जोन में ये किस तरह से
एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इन सारे जोन्स पे, सारे लोकेशंस में कंट्री के इनको टेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन दिस मटेरियल विल बी इवैल्यूएटेड एंड देन इट विल बी रिलीज्ड फॉर द कमर्शियल यूज। ठीक है। सो इंडिया में ये सब कौन देखता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR, न्यू दिल्ली। This looks after all these evaluations. इस पे क्वेश्चन आता है, so ये ध्यान में रखो। समझ में आया है? Yes, ma'am. ओके। सो अब हमारे इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बचे हैं। एक तो म्यूटेशन ब्रीडिंग, देन एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। सो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन by Monday we should be able to finish this chapter. ठीक है? Any doubts here? No, ma'am. नो मैम। एक्चुअली अभी तुम लोगों का 2 बजे क्लास है ना फिजिक्स का? ठीक है, we'll stop here. You go for the class. Tomorrow we'll talk about the rest of the things. ठीक है? Bye.